प्रोसीजर फॉर मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया। सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया को हम निम्न शीर्षकों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो शीर्षक है अपना, और इट इज कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, सामग्री को संकेत संख्या प्रदान करना, कोड प्रदान करना। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्री अनेक प्रकार की होती है और प्रत्येक मद की पहचान के लिए उसे कोड प्रदान किया जाता है, एक संख्या प्रदान कर दी जाती है। यह संख्या, यह जो कोड होता है वह अल्फाबेटिक भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। यह मतलब अल्फाबेटिक का मतलब उनको ए, बी, सी या डी में, या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनको कोड दिया जा सकता है। अल्फा न्यूमेरिक A1, A2, B1, B2। कोड अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों का मिक्स भी हो सकता है। इस सामग्री को पहचानने के लिए अगर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उत्पादन में प्रयुक्त होती है तो प्रत्येक सामग्री को कोड देना आवश्यक होता है ताकि उनकी अच्छे से पहचान की जा सके। सामग्री नियंत्रण को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए सामग्री की प्रत्येक मद को कोड संख्या प्रदान करना आवश्यक है। सेकेंड प्रोसीजर है कंट्रोल और परचेजिंग एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, सामग्री की क्रय और प्राप्ति, परचेजिंग एंड रिसीविंग पर कंट्रोल। सामग्री क्रय नियंत्रण से आशय सही मात्रा में, सही किस्म पर, सही समय पर, उचित मूल्य पर सामग्री प्राप्त करने से लगाया। By control on purchasing of material, we mean purchase of right type of material in right quantity at right time at right price। कहने का मतलब यह है कि सामग्री क्रय नियंत्रण से आशय यह है कि सही मात्रा में, सही किस्म की सामग्री को सही समय पर, उचित मूल्य पर प्राप्त करने से लगाया जाता है। सामग्री क्रय पर सुदृढ़ नियंत्रण सामग्री क्रय की कुशल प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आपकी सामग्री नियंत्रण की जो प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, तो इसकी जो प्रक्रिया उसके ऊपर नियंत्रण रखना। और इसकी नियंत्रण की जो प्रक्रिया है मटेरियल परचेज में, तो इसमें सबसे पहले आएगा सामग्री की मांग, परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन, सामग्री क्रय की प्रक्रिया क्रय विभाग में उस समय प्रारंभ होती है जब उस विभाग में सामग्री मांगने के लिए अन्य विभाग से क्रय मांग पत्र, परचेज रिक्विजिशन नोट प्राप्त होता है। क्रय मांग पत्र विभाग के नाम पर लिखा हुआ एक ऐसा प्रार्थना पत्र है जिसमें क्रय विभाग को उस पत्र में वर्णित सामग्री खरीदने के लिए निवेदन किया जाता है। तो सामग्री खरीदने के लिए निवेदन परचेज विभाग को किया जाता है और सामग्री का यह क्रय निम्नलिखित विभागों में से किसी विभाग द्वारा क्रय भेजा जा सकता है। तो सामग्री का जो क्रय का मांग पत्र कौन कौन से विभाग से भेजा जा सकता है? पहला विभाग है प्लानिंग डिपार्टमेंट, योजना विभाग। यदि सामग्री ऐसे स्वभाव की है जो भंडारण में सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है और उसकी आवश्यकता ऐसे उत्पादन कार्य के लिए है जिसकी योजना बन रही है, तो क्रय मांग पत्र योजना विभाग द्वारा तैयार कराकर
क्रय विभाग को भेज दिया जाता है। तो योजना विभाग द्वारा यदि सामग्री ऐसी सामग्री है जो स्टोर में नहीं मिलती है और पहली बार उसका उत्पादन किया जा रहा है, तो योजना विभाग द्वारा सीधे ही क्रय विभाग को परचेज के लिए मांग पत्र भेज दिया जाता है। फिर उत्पादन विभाग द्वारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उत्पादन विभाग द्वारा भी क्रय का मांग पत्र भेजा जाता है यदि किसी उत्पादन विभाग को ऐसी सामग्री की तुरंत आवश्यकता है जो सामान्यतः भंडार गृह में नहीं रखी जाती है, तो उसके लिए क्रय मांग पत्र उत्पादन विभाग के अधिकारी द्वारा तैयार किया कर क्रय विभाग को भेज दिया जाता है। ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जिसका भंडारण स्टोर के अंदर मिलना मुश्किल है, तो प्रोडक्शन विभाग अगर उस वस्तु को प्रोडक्शन विभाग को अगर ज्ञात है कि वह सामग्री स्टोर में नहीं है, तो खुद उत्पादन विभाग द्वारा क्रय विभाग को क्रय मांग पत्र भेज दिया जाता है। सामान्यतः भंडारण विभाग द्वारा ही मांग पत्र भेजा जाता है स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोरेज डिपार्टमेंट सामान्यतः अधिकांश मदों के लिए क्रय मांग पत्र भंडारी द्वारा स्टोर कीपर द्वारा भेजा जाता है। भंडार गृह में रखी जाने वाली समस्त वस्तुओं के संबंध में कुछ सीमाएं निर्धारित की हुई होती है। भंडारी को क्रय मांग पत्र तैयार करते समय इन सीमाओं को ध्यान में रखना पड़ता है और क्रय विभाग को स्टोर विभाग अगर भेजेगा तो कुछ सीमाएं दे रखी होती है वस्तुओं की। सामान्यतः स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा ही क्रय विभाग को मांग पत्र भेजा जाता है। बहुत रेयर केस में प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा क्रय मांग पत्र क्रय विभाग को भेजा जाता है। जनरली स्टोर विभाग द्वारा स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा ही क्रय मांग पत्र परचेज डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। स्टोर विभाग कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मांग पत्र भेजेगा। इसमें पहली सीमा है एबीसीडी, इसका नाम दे देते हैं। रीऑर्डर लेवल, पुनः है आदेश स्तर। रीऑर्डर लेवल किसी सामग्री के संबंध में पुनः आदेश स्तर वह सीमा है जिस पर उस सामग्री के पहुंचते ही भंडारी द्वारा क्रय विभाग को नया स्टॉक खरीदने के लिए मांग पत्र तैयार कर भेज दिया जाता है। तो ये वह सीमा है जिस पर पहुंचने से पहले ही सामग्री का मांग पत्र क्रय विभाग को भेज दिया जाता है। सपोज कीजिए कि किसी वस्तु है, एबीसी वस्तु है, ठीक है, और उसका मिनिमम ऑर्डर लेवल है 200। ओके, तो स्टोर विभाग रीऑर्डर लेवल के आधार पर देखेगा कि वस्तु की मात्रा कितनी है। अगर 200 से ऊपर है, 200 तो मिनिमम, 200 मिनिमम रीऑर्डर लेवल है, ये मिनिमम है। इससे नीचे पहुंचने से पहले ही स्टोर विभाग द्वारा परचेज का ऑर्डर या परचेज से संबंधित रिक्विजिशन परचेज विभाग को डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। तो ये हो सकता है कि 215 पर ही भेज दे, उसको पता चल जाएगा कि जो रीऑर्डर लेवल से पहुंचने वाला है उससे पहले ही जब तक प्राप्त होगा तब तक टाइम लगेगा, और उससे जब तक सामग्री 200 से नीचे पहुंचने वाली होगी उससे पहले ही नई सामग्री प्राप्त हो जाएगी। किसी भी वस्तु का न्यूनतम स्टॉक निर्धारित करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामग्री के उपभोग की दर, सामग्री के उपभोग की दर, और नया माल प्राप्त करने में लगने वाला समय। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सामग्री के उपभोग की दर कितनी है
और नया माल प्राप्त होने में कितना समय लगेगा, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए रीऑर्डर लेवल के आधार पर परचेज स्टोर विभाग द्वारा क्रय मांग पत्र क्रय विभाग को भेज दिया जाएगा। तो दो चीजों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, सामग्री के उपभोग की दर और नया माल प्राप्ति का समय। सेकेंड, मिनिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल ये आपने 200 जो था वो मिनिमम स्टॉक लेवल था, रीऑर्डर इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, वहां तक पहुंचते ही वापस ऑर्डर दे दिया जाता है। और मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे वस्तु की मात्रा नहीं जाने दी जाती है। फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अधिकतम स्टॉक स्तर। सामग्री की किसी भी मद के संबंध में अधिकतम स्टॉक स्तर वह सीमा है जिससे अधिक उस वस्तु की मात्रा भंडार गृह में सामान्यतः नहीं होने दी जाती है। मैक्सिमम उससे ज्यादा मात्रा नहीं होगी स्टोर में। भंडार गृह में किसी भी वस्तु की वास्तविक मात्रा न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के बीच घूमती रहती है। वास्तविक मात्रा मिनिमम और मैक्सिमम इसके बीच में हो सकता है। चलो अपन ने यहाँ पे देखा था 200 मिनिमम है और मैक्सिमम 500 अपन सपोज कर सकते हैं। तो एक्चुअल मात्रा 200 और 500 के बीच में कहीं पे भी वेरी करेगी। 500 से अधिक नहीं होगी स्टॉक की मात्रा उस वस्तु की, और 200 से नीचे नहीं जाएगी उस वस्तु की स्टॉक की मात्रा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अधिकतम स्टॉक स्तर का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखा जाता है। उपभोग की दर। यदि सामग्री का उपभोग अधिक मात्रा में होता है तो अधिकतम स्टॉक स्तर अधिक ऊंचा होगा। यदि सामग्री का उपभोग कम मात्रा में होता है तो अधिकतम स्टॉक स्तर कम ऊंचा होगा। फिर नए माल को प्राप्त होने में लगने वाला समय, उसका भी ध्यान रखा जाता है। वस्तु के गुण। टिकने वाली वस्तुओं का अधिकतम स्तर ऊंचा रखा जाता है जबकि जल्द खराब होने वाली वस्तु का अधिकतम स्तर नीचा रखा जाता है। यदि वस्तु इस प्रकार की है कि जल्दी नष्ट हो जाती है तो उसका स्टॉक कम रखा जाएगा, और जो ड्यूरेबल है टिकने वाली वस्तु तो उसका स्टॉक स्तर अधिकतम रखा जा सकता है। भंडारण की व्यवस्था। भंडारण की लागत। यदि किसी वस्तु की को भंडार रखने में अधिक खर्च होता है तो अधिकतम सीमा नीचे रखी जाती है। यदि खर्च साधारण होता है तो सीमा ऊंची रखी जा सकती है। तो आपकी जो कॉस्ट है स्टोरेज कॉस्ट वो अधिक है जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल नीचे रखा जाएगा, थोड़ा कम रखा जाएगा। और यदि स्टोर की जो कॉस्ट है वो कम है या एवरेज है तो स्टॉक लेवल थोड़ा सा ऊंचा ऊपर रखा जा सकेगा। मूल्यों में उतार चढ़ाव। यदि किसी वस्तु के बाजार मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव हो तो उनकी अधिकतम सीमा ऊंची रखी जाएगी ताकि बाजार भाव गिरने पर उस वस्तु का अधिकतम स्टॉक इकट्ठा किया जा सके। बाजार मूल्य स्थिरता की दशा में कम ऊंची सीमा रखी जाएगी। ओके, उपलब्ध पूंजी और बहुत सारे हैं। पूंजी की लागत, प्रचलन, बीमा, सरकारी आदेश। ओके, तो अपन ने देखा रीऑर्डर लेवल, फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इन तीनों के बीच में एवरेज स्टॉक लेवल भी होता है। औसत स्टॉक स्तर एवरेज। न्यूनतम स्टॉक स्तर और अधिकतम स्टॉक स्तर को जोड़िए और उसमें 2 का भाग दीजिए तो औसत स्टॉक स्तर आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ना है 200 एंड 500। 200 मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज 500। तो दोनों को जोड़ेंगे 700 डिवाइडेड बाय 2 8 से 350। 350 क्या कहलाएगा? एवरेज स्टॉक लेवल, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के मध्य में स्थित होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि परचेज का ऑर्डर प्लानिंग विभाग द्वारा दिया जा सकता है, प्रोडक्शन विभाग द्वारा दिया जा सकता है और स्टोरेज विभाग द्वारा भी दिया जा सकता है।
स्टोरेज विभाग के लिए ऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम और एवरेज स्टॉक लेवल